दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य अध्ययन सामान्य विज्ञान के जीव विज्ञान खंड के अंतर्गत टॉप 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह वीडियो यूपीपीसीएस आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, खंड शिक्षा अधिकारी तथा बैंक, एसएससी, रेलवे, टीईटी आदि की परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि परीक्षा में इन प्रश्नों को सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन सामान्य विज्ञान टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है ऊतकों का अध्ययन। ऊतक यानी टिश्यूज, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत टिश्यूज का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है स्नायु एवं कंडराएं क्या हैं? स्नायु जिन्हें कि लिगामेंट्स कहा जाता है, कंडराएं जो कि टेंडन्स हैं। तो स्नायु और कंडराएं क्या हैं? तो ये संयोजी ऊतक हैं। स्नायु यानी लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, ये दोनों संयोजी ऊतक है यानी जोड़ने का कार्य करते हैं। तो एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये देख लिए, कंडरा या टेंडन्स क्या जोड़ने का कार्य करता है? तो कंडरा या टेंडन्स पेशी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा या टेंडन पेशी को हड्डी से जोड़ता है और स्नायु यानी कि लिगामेंट्स जो हैं वो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। तो स्नायु और कंडरा यानी लिगामेंट्स एंड टेंडन्स संयोजी ऊतक हैं, जिसमें टेंडन्स पेशी को हड्डी से जोड़ती है जबकि स्नायु या लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। दोस्तों अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, अस्थि या हड्डी का निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? तो हड्डी का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं हड्डी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों छठा प्रश्न, अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण कौन है या अस्थियों को कठोर बनाने वाले पदार्थ? कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो फास्फेट हैं वो हड्डियों को कठोर बनाने का कार्य करते हैं। सातवां प्रश्न है दोस्तों, अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट अस्थियों को या हड्डियों को कठोर बनाने वाले पदार्थ हैं, जबकि हड्डी में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कैल्शियम फास्फेट होता है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, पैरों में मोच का कारण क्या है? तो पैरों में मोच का कारण स्नायु का टूटना यानी लिगामेंट्स जो हैं उनके टूटने से पैरों में मोच होती है। नौवां प्रश्न है, शरीर की रचना एवं मरम्मत के लिए उपयोगी पदार्थ कौन है? तो ये पदार्थ है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की रचना और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। दसवां प्रश्न है दोस्तों, शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है। 11वां प्रश्न है, मीठे फलों एवं शहद में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। मीठे फलों एवं शहद में पाई जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज जो होता है वो किस किस्म का कार्बोहाइड्रेट होता है? तो ये मोनोसैकराइड होता है। फ्रक्टोज जो है वो मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, मानव के यकृत में संचित शर्करा क्या होती है? तो मानव के यकृत में संचित शर्करा ग्लाइकोजन होती है। 13वां प्रश्न है, खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त शक्तिवर्धक पदार्थ वास्तव में क्या होते हैं? तो खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले जो शक्तिवर्धक पदार्थ होते हैं वो स्टेरॉइड्स होते हैं। 14वां प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन संवहन में सहायक प्रोटीन कौन है? तो ग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन है जो रक्त में ऑक्सीजन का संवहन करता है। 15वां प्रश्न है, मनुष्य को किस वसा का सेवन करना चाहिए? तो मनुष्य को असंतृप्त वसीय अम्ल से युक्त पादप वसाओं का सेवन करना चाहिए जो कि उसके शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। 16वां प्रश्न है, मानव के लिए अनिवार्य वसीय अम्ल कौन है? लाइकोनिक एवं लाइकोलिनिक।
लाइनोलिक एवं लाइनोलिनिक जो वसीय अम्ल हैं ये मानव के लिए अनिवार्य वसीय अम्ल हैं। याद रखिएगा, लाइनोलिक एवं लाइनोलिनिक। 17वां प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत मात्रा में होती है? तो 16% मात्रा होती है प्रोटीन में नाइट्रोजन, काफ़ी अधिक मात्रा होती है नाइट्रोजन की। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मछली में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो दोस्तों मछली जो होती है वो प्रोटीन के समृद्ध स्रोत माने जाते हैं, जिसमें 16% मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है, यानी मछलियों में प्रोटीन 16% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। क्वाशियरकोर और रिकेट्स दोनों प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। ये इससे व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। 20वां प्रश्न है, मानव शरीर में संश्लेषित होने वाले विटामिन कौन से हैं? तो नियासिन और विटामिन डी ये मानव शरीर में संश्लेषित होने वाले विटामिन हैं। 21वां प्रश्न है दोस्तों, अनाज के छिलके में पाया जाने वाला विटामिन कौन है? तो अनाज के छिलके में थायमीन या बी1 या थायमीन विटामिन पाया जाता है। और यही प्रश्न एक तरह से और पूछा जा सकता है कि चावल को धुलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल के धुलने से थायमीन या बी1 समाप्त हो जाता है और अनाज के छिलके में भी यही विटामिन पाया जाता है। 22वां प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 कई विटामिनों का वो समृद्ध संकलन होता है, जिसे बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। और B6 की कमी से मेंटल डिजीज हो जाते हैं और कुछ तंत्रिका से संबंधित रोग और हीमोग्लोबिन का स्तर रक्त में कम हो जाता है। तो B6 की कमी से होने वाले कुछ रोग हैं, मतलब मानसिक परेशानी और हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाना, तंत्रिका तंत्र में कुछ समस्या आ जाना, ये सब विटामिन B6 की कमी से होते हैं। इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। और ये 23वां प्रश्न दोस्तों, एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन सा है? एंटी इन्फेक्शन संक्रमण रोधी विटामिन। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। 24वां प्रश्न है, भूख एवं तृप्ति का नियंत्रण करने वाला शरीर का कौन सा अंग है? तो ये मस्तिष्क का अंग है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो भूख एवं तृप्ति का नियंत्रण करने का कार्य करता है। 25वां प्रश्न है, आरबीसी की संख्या का मापन किससे किया जाता है? तो दोस्तों रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, इनकी संख्या का मापन हीमोसाइटोमीटर एक यंत्र है, उसके द्वारा किया जाता है। 26वां प्रश्न है, हृदय का विद्युत रासायनिक आवेग का मापन करने वाला यंत्र कौन सा है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है दोस्तों, इससे हार्ट के इलेक्ट्रोकेमिकल जो आवेग होता है उसका मापन किया जाता है। और हृदय रोगों में उपचार के लिए आप पढ़ते होंगे ईसीजी जो होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, वो यही हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग का मापन ही किया जाता है। तो हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग का मापन करने वाला यंत्र है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। 27वां प्रश्न है, रुधिर के जमने में कौन सा खनिज उपयोगी होता है? तो सहायक है कैल्शियम। कैल्शियम रुधिर के जमने में सहायक खनिज होता है। 28वां प्रश्न है दोस्तों, रुधिर का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो ये है विटामिन के। विटामिन के जो होता है रुधिर का थक्का बनने में सहायक होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन है विटामिन के का रासायनिक नाम। दोस्तों अगला प्रश्न है बेहद ही इंपॉर्टेंट, किडनी में जो पथरी बनती है, किडनी में पथरी बनने से रोकने वाला तत्व कौन सा है? तो मैग्नीशियम है किडनी में पथरी बनने से रोकने वाला तत्व। ये अत्यंत सूक्ष्म पोषक पदार्थ हैं जिनको हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। तो ये किडनी में जो पथरी बनने से रोकने वाला तत्व होता है ये मैग्नीशियम होता है। किडनी स्टोन का कारण क्या होता है? तो किडनी स्टोन का कारण भोजन में कैल्शियम की अधिकता से किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो जमाव हो जाता है उसी से किडनी स्टोन बनता है। 31वां प्रश्न है दोस्तों, WBC का निर्माण कहाँ होता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फ नोड्स में श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। 32वां प्रश्न है, मस्तिष्क का वह भाग जो भूख, तापमान एवं जल का संतुलन करता है? हाइपोथैलेमस।
भूख एवं तृप्ति का नियंत्रण एवं भूख, तापमान एवं जल का संतुलन करने वाला मस्तिष्क का भाग हाइपोथैलेमस होता है। 33वां प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कण में कहाँ पाई जाती है? तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या है? आपको ये बताना है, आप जानते होंगे लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कान के किस भाग में पाई जाती है? तो ये मध्य कर्ण में पाई जाती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। 34वां प्रश्न है दोस्तों, आई बैंक या नेत्र बैंक में आंख का कौन सा भाग रखा जाता है? तो ये है कार्निया। कार्निया नेत्र बैंक में परिरक्षण करके रखा जाता है। 35वां प्रश्न है, मोतियाबिंद में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो मोतियाबिंद में नेत्र लेंस प्रभावित होता है। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का भाग कौन सा है? तो ये शरीर के संतुलन के लिए सेरिबेलम जिम्मेदार होता है, जिसे अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है, सेरिबेलम। 37वां प्रश्न है दोस्तों, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। 38वां प्रश्न है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि? तो ये थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। 39वां प्रश्न है, मोंटगोमरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं या मोंटगोमरी ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? स्तन में पाई जाती हैं मोंटगोमरी ग्रंथियाँ। 40वां प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और शायद ही आप जानते हो, मूत्र के साथ उत्सर्जित होने वाला विटामिन कौन सा है? यूरिन के साथ कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो ये है विटामिन सी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। 41वां प्रश्न है दोस्तों, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? यूरीमिया। यूरीमिया यानी रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को यूरीमिया कहते हैं। 42वां प्रश्न है दोस्तों, शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच संतुलन स्थापित करने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है फास्फोरस, जो शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच संतुलन स्थापित करता है। 43वां प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन है, और आपने पहले भी पढ़ा है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 16% नाइट्रोजन पाया जाता है प्रोटीन में। 44वां प्रश्न है, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है? तो वसा के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। दोस्तों 45वां प्रश्न है, स्पेंडिलाइटिस किसे प्रभावित करता है? स्पाइनल कॉलम को स्पेंडिलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है। 46वां प्रश्न है दोस्तों, शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये होता है प्रोटीन, जो कि शरीर की वृद्धि और कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो आरबीसी की औसत आयु 120 दिन होती है। 48वां प्रश्न है दोस्तों, अल्प रक्तचाप। अल्प रक्तचाप को क्या कहा जाता है? जैसे उच्च रक्तचाप को आप हाइपरटेंशन कहते हैं, उसी प्रकार अल्प रक्तचाप को लो ब्लड प्रेशर हम लोग कह देते हैं, लेकिन अल्प रक्तचाप को हाइपोटेंशन कहा जाता है। जैसे उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन, उसी प्रकार अल्प रक्तचाप को हाइपोटेंशन कहा जाता है। 49वां प्रश्न है दोस्तों, हर्पीज रोग का कारक कौन सा है? तो हर्पीज रोग जिसमें शरीर पे छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, जिसमें पानी भर जाता है, खुजलाहट होती है, और खुजलाने से जो पानी गिरता है या निकलता है, उससे अन्य जगहों पर वो दाने फैलने लगते हैं। तो ये हर्पीज रोग होता है। ये किससे फैलता है? तो इसका कारक वायरस या विषाणु होता है, हर्पीज रोग का कारण। दोस्तों आज की वीडियो का 50वां प्रश्न है, ट्रैकोमा रोग, जो आँख से संबंधित है। ट्रैकोमा रोग से आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो ट्रैकोमा रोग से आँख का कार्निया प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये थे आज के बायोलॉजी से संबंधित टॉप 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो सभी परीक्षाओं के लिए, विशेषकर यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी आदि के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए तथा जो प्रश्न नए प्रकार के हैं या कठिन हैं उनको एक अलग जगह पर नोट कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।